अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया के पक्ष में 5% पॉजिटिव स्विंग चला गया, यानी एनडीए के घाटे में 5% का स्विंग चला गया, माइनस हो गया, यानी राहुल प्लस को 5% स्विंग का फायदा हो गया और मोदी प्लस को 5% स्विंग का घाटा हो गया, तो 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी प्लस यानी एनडीए को सीटें मिल सकती हैं 229 सीटें, और इंडिया यानी राहुल प्लस के खाते में सीटें आ सकती हैं कितनी 224 सीटें। सिर्फ 5% का वोट का डिफरेंस और 5 सीटें का अंतर। लेकिन अगर इंडिया ने अपने गठबंधन में कुछ और पार्टियों को शामिल कर लिया या उसने कुछ सकारात्मक पहल की, सकारात्मक नीतियां लेकर आई, कोई गेम चेंजिंग आइडिया लेकर आया, तो इंडिया एनडीए से आगे निकल सकता है, कहीं आगे निकल सकता है। इसकी आज विवेचना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा। कुल मिलाकर ये आंकलन पेश किया है सीएसडीएस के भारतीय लोक नीति के निदेशक संजय कुमार ने। प्रोफेसर हैं, इंडिया के सबसे अच्छे चुनावी विश्लेषक माने जाते हैं, परसेंटेज पर काम करते हैं, सीट पर बहुत कम बोलते हैं, तब तक नहीं बोलते जब तक कि उनको पूरा विश्वास नहीं हो। तो पूरे विश्वास उनको हो रहा है तभी ये सीट का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पहली बात, एक इनकी मान्यता बहुत अच्छी है, इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है और बहुत गहन सीएसडीएस लोक नीति सर्वे करता है और बहुत अंदर तक जाकर पड़ताल करता है कि वोट ऊपर नीचे हो रहा है, किस जाति का ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, गठबंधन का गणित यानी अर्थमेटिक क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, नारे क्या है, नीति क्या है, रणनीति क्या है, ग्राउंड वर्क कैसा है, बूथ मैनेजमेंट कैसा है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और अगर संजय कुमार इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो इससे पता लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों डरे हुए क्यों लगते हैं, बौखलाए हुए क्यों लगते हैं, घबराए हुए क्यों लगते हैं, सहमे हुए क्यों लगते हैं और उनकी भाषा इतनी तल्ख क्यों हो गई है, वो इंडिया को लेकर इतना गलियाना क्यों शुरू कर दिया है, वो सिम्मी, पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्यों तुलना करने लगे हैं इंडिया की। भ्रष्टाचारियों की सरकार की जमात है, परिवारवादियों की जमात है, मैं अकेला भारी हूँ, ये एक तरफ बोलते हैं, फिर एनडीए प्लस में 38 पार्टियां जोड़ लेते हैं ताकि वो ज़्यादा बड़े दिख सकें और नैरेटिव धारणा पेश कर सकें। क्यों? क्योंकि ये संजय कुमार ये बात कह रहे हैं। देखिए संजय कुमार क्या कह रहे हैं। संजय कुमार कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखा जाए तो 42.3% वोट आता है, किसके खाते में जाएगा, 42.3% वोट एनडीए मोदी जी के खाते में जाएगा और 37.2% वोट किसके खाते में जाएगा, किसके, इंडिया के, राहुल प्लस में। लेकिन अगर 3% का बन जाता है स्विंग, यानी 3% का पॉजिटिव स्विंग इंडिया के पक्ष में चला जाता है, यानी 3% का नेगेटिव स्विंग एनडीए की तरफ चला जाता है, तो एनडीए को यानी मोदी प्लस को सीटें मिलेंगी 258 और इंडिया यानी राहुल प्लस को सीटें मिलेंगी 201। 258 से 272 पहुंचना आसान है, पहुंच जाएगी। उसमें प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे, तीसरी बार बन जाएंगे। लेकिन 5% का खेल है, 2% और, 3% में 2% और जोड़ दें। अगर एनडीए के पक्ष में 3% का नेगेटिव स्विंग हो जाता है, यानी मोदी जी के खिलाफ 5% का नेगेटिव स्विंग चला जाता है और राहुल प्लस या इंडिया के पक्ष में 5% का पॉजिटिव स्विंग चला जाता है, तो मोदी प्लस को सीटें मिलेंगी 229 और राहुल प्लस को सीटें मिल सकती हैं 224। लेकिन आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं, कुछ और क्षेत्रीय दलों को अगर इंडिया अपने साथ जोड़ पाई
या वोटरों के सामने आकर्षक वादे रख पाई तो वह अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करके अपने दायरे को और बढ़ा सकती है। यानी एक संभावना व्यक्त की गई है, और संभावना इस आधार पर भी व्यक्त की गई है कि पहली बार लोगों में ये धारणा आई है, ये नैरेटिव सेट हुआ है कि इंडिया चुनाव जीत सकता है, इंडिया टक्कर देने की स्थिति में है, सक्षम है, इंडिया एनडीए को सक्षम है टक्कर देने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। इसके लिए फिर दो चीजें हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो जो फ्लोटिंग वोटर होता है उसका रुझान फिर बढ़ जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ, क्योंकि वैसे भी फ्लोटिंग वोटर कुछ निराश हताश रहता है और मजबूरी में सत्ता पक्ष के साथ जाता है, उसको विकल्प मिलेगा और लगेगा कि वो विकल्प को वोट देना, वोट खाली नहीं जाएगा, वोट बेकार नहीं जाएगा, तो उसका रुझान बढ़ने की चांसेस होती हैं। और ऐसा वोट जो 5% नेगेटिव पॉजिटिव वोट की बात कर रहे हैं, ऐसा फ्लोटिंग वोटर 5% से ज्यादा होता है, 8% होता है, 10% होता है, 12% होता है। आजकल तो CSDS का सर्वे कहता है कि कुछ जगह तो देखा गया कि 20%, 25% वोटरों ने चुनाव की जब तारीख हुई तब फैसला किया कि किसको वोट देना है, या उनके इलाके में जब चुनाव हो रहे थे तब तय किया। कुछ विधानसभा चुनाव में तो 50% जनता ने जब उनके इलाके में वोट पड़ रहा था उसके 48 घंटे पहले तय किया। यानी आने वाले समय में मान लीजिए इंडिया की स्थिति मजबूत होती है, इंडिया और सक्षम होता है, इंडिया मजबूत होता है, उसमें कुछ और पार्टियों का इजाफा होता है और इस बीच एनडीए कुछ और गलतियां कर बैठता है, विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में चीजें नहीं जाती, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, तो इंडिया और ज्यादा मजबूत हो सकता है और इंडिया सत्ता में भी आ सकता है। एक चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर इसको मान लिया जाए 5% स्विंग को, कि एनडीए को 229 और इंडिया को 224, तो 229 सीटों वाला एनडीए की अगुवाई क्या प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार करेंगे? आज की तारीख में असंभव। हालांकि उनके भीतर का, अभय कुमार दुबे एक चैनल में कह रहे थे, उनके भीतर का अटल बिहारी वाजपेयी जाग जाएगा और वो सभी पार्टियों को साथ लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इंडिया की कुछ पार्टियां टूट कर चली जाएं, लेकिन जो टूट कर जाएंगी वो मोदी को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगी। स्वाभाविक है, क्योंकि वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से परेशान, निराश नहीं है, तो वो क्यों चाहेंगी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कुछ बाहर की पार्टियां जुड़ेंगी, जैसे उड़ीसा के मान लीजिए बीजेपी जनता दल है, जगन मोहन रेड्डी है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वही जांच एजेंसियों का जांच का डर, वही आक्रामक अंदाज मोदी का, वही दबाव की राजनीति मोदी की और अमित शाह की जोड़ी की, और वही लोकतंत्र में उस कदर यकीन नहीं करना, शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं करना, केंद्रीयकृत शक्तियां रखना, खुद अकेले फैसले लेना। तो इन हालातों में संघ की भी भूमिका बहुत बड़ी रहेगी और संघ भी नहीं चाहेगा कि ऐसे में प्रधानमंत्री का पद, देखिए तब अभी तो बीजेपी तय कर रही है, लेकिन 229 लाने की स्थिति में बीजेपी तय नहीं करेगी। बीजेपी प्लस एनडीए प्लस अन्य जो बाहर से आएंगे समर्थन देने के लिए, वो मिलकर तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और उन्हीं की चलेगी, क्योंकि अगर उनकी नहीं चली तो फिर बीजेपी की सरकार ही नहीं बन पाएगी। स्वाभाविक है, अंगणित ही ऐसा बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिया ने जोर लगाया और कुछ सार्थक कार्यक्रम पेश कर दिए, कोई नई योजना ले आए, जैसे न्याय योजना पिछली बार राहुल गांधी लेकर आए थे, 72,000 रुपए देश के सबसे गरीब 20% जनता को देने का प्रावधान था, जो बिका नहीं था। इस बार हो सकता है कि कांग्रेस बेच नहीं पाई हो, लेकिन इस बार हो सकता है कि इंडिया बेचने में कामयाब हो जाए, स्कीम को जनता के हलक तक गले उतारने में कामयाब हो जाए, या कुछ और धड़े जुड़ जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी इस समय तो अलग है इंडिया से, क्योंकि उसको विधानसभा चुनाव लड़ना है और कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, और वो किसी कीमत पर नहीं चाहती कि बीजेपी सत्ता के करीब भी पहुंचने की कोशिश करे तेलंगाना में, या प्रमुख विपक्षी पार्टी भी बन जाए। विपक्ष सत्ता में तो नहीं आ पाएगी बीजेपी, मोटे तौर पर कहा जा रहा है। तो ऐसे में वो विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया के फोल्ड में, इंडिया की छतरी के नीचे आ सकती है, और ये बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। उनको ठीक ठाक वोट पिछले लोकसभा चुनाव में मिला था। तो ये सारे गणित है, लेकिन इसमें एक चीज संजय आखिरी में इशारा कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया को देखना है
कि क्षेत्रीय दलों की निजी महत्वाकांक्षाएं, यानी ममता की निजी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल की, अखिलेश यादव की, शरद पवार की, ये जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, और प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, आपस में नाक की लड़ाई, ईगो की लड़ाई, ये आड़े आ सकती है। इसको काबू में नहीं किया गया, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इंडिया की जीत के आसार, कम से कम संजय कुमार जो आंकलन पेश कर रहे हैं 5% पॉजिटिव नेगेटिव स्विंग का, उसके हिसाब से सत्ता में आने के बहुत प्रबल संभावना इंडिया की लगती है। अंत में मैं जोड़ दूं कि अभी चुनाव बहुत दूर है, अभी गंगा में पानी बहना अभी बहुत बाकी है, कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आप लापरवाही बरत जाते हैं, और घंटी बजा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। मेरी मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी कुछ मदद भी कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।